इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। सबसे पहले जो रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं जिनके बारे में माना जाता है ते हैं बेबीलोनिया और इजिप्ट में कुछ रिकॉर्ड्स पाए गए हैं 4000 बीसी बिफोर क्राइस्ट। तो वो यूज करते थे, कुछ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते थे और जैसे पेमेंट करते थे किसी वेजेस की या टैक्स देते थे, उन सब का वो रिकॉर्ड रखते थे क्ले टैबलेट्स पे। बेबीलोनिया जो है इसको सिटी ऑफ कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मेन इनका पर्पज ये था जो रिकॉर्ड रखते थे अकाउंटिंग का, कि फ्रॉड्स या लैक्स ऑफ एफिशिएंसी, यानी कि अगर कोई कर्मचारी कहीं पे फ्रॉड कर रहा है या कोई एफिशिएंसी में कमी आ रही है तो उसके लिए वो रिकॉर्ड बना के रख लेते तो पता चल जाता था, आइडेंटिफाई हो जाता था। इंडिया में अकाउंटिंग की प्रैक्टिसेस का जो रिकॉर्ड है वो हमें मिलता है 23 सेंचुरीज अगो। कौटिल्या की एक बुक थी अर्थशास्त्र नाम की बुक कौटिल्या ने लिखी थी। कौटिल्य जो थे ये एक चंद्रगुप्त के मिनिस्टर थे। और एक जो डबल एंट्री सिस्टम हम करते हैं आज की डेट में यूज अकाउंटिंग का, डबल एंट्री सिस्टम, इनका फादर, इनका जन्मदाता माना जाता है ल्यूका पैसियोली को। इनकी जो बुक थी डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर, ये पहली बुक थी दुनिया में, सम्मा डे अर्थमेटिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शन एंड प्रोपोर्शनलिटी, और ये इसका इंग्लिश जो मीनिंग है अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शंस, ये लिखी थी फ्रा ल्यूका बार्टियोलोमेव डे पैसियोली। ये इटालियन मैथमेटिशियन थे, फ्रांसिस्कन फ्रायर थे, एक रिलीजियस पर्सन भी थे ये, और एक टीचर भी थे। ये पढ़ाते थे बिजनेसमैन के बच्चों को, और वहीं पे पढ़ाते पढ़ाते इन्होंने जो मैथ्स पढ़ाते थे, तो क्योंकि पहले मैथ वाले ही, आपने हिंदी में सुना भी होगा हिसाब पढ़ रहे हैं हम, तो हिसाब का मतलब था कि वो मैथ पढ़ाते थे बिजनेस के हिसाब किताब के लिए। वेनिस शहर था इटली का, 1494 में उन्होंने ये बुक लिखी थी। इसमें डबल एंट्री के बारे में सबसे पहले वर्णन मिलता है। इसी बुक में उन्होंने यूज किया था डेबिट और क्रेडिट को, जिसको आज हम काफी ज्यादा यूज करते हैं डबल एंट्री सिस्टम में। डेबिट और क्रेडिट कॉन्सेप्ट थे, ये टर्मिनोलॉजी ली गई थी, इटालियन टर्मिनोलॉजी थे। डेबिट जो वर्ड आया था ये इटालियन डेबिटो से आया था, इटालियन वर्ड था डेबिटो, और डेबिटो जो इटालियन वर्ड था वो लैटिन से आया था। आपको ये जानकारी में लाना होगा कि इटालियन ज्यादातर जो वर्ड है लैटिन से आए हैं। लैटिन वर्ड था डेबिटा या डेबियो नाम से जाना जाता था, और इसका मतलब होता था ओड टू प्रोपराइटर। ओड टू प्रोपराइटर का मतलब होता है कि प्रोपराइटर के ऋणी होना, वो मतलब देय होता है। जैसे किसी का पैसा है कि ओड टू हिम, तो उसको देय है, मैं उसको दूंगा पैसे, इसका मतलब ये होता है। क्रेडिट कम्स फ्रॉम द इटालियन क्रेडिटो, और जो क्रेडिट वर्ड है ये इटालियन क्रेडिटो से आया है। और क्रेडिटो जो वर्ड है इसका लैटिन क्रेडिटो मीनिंग जो है वो है ट्रस्ट या बिलीफ, यानी कि विश्वास। आप देखते होंगे एक वर्ड काफी यूज करते हैं हम, एक डेबिट क्रेडिट, तो ये होता है ये यूज, हम ये भी कहते हैं कि उसकी क्रेडिट काफी अच्छी है, हिंदी में बोलते हैं उसकी साख बहुत अच्छी है। तो साख यानी कि बिलीफ, यानी कि ट्रस्ट, कि उसको हम उधार दे देंगे तो डूबेगा नहीं पैसा, कि भी इसकी क्रेडिट अच्छी है, हम कहते हैं क्रेडिट वर्दीनेस। तो ये क्रेडिट वहीं से आया। अब इस क्रेडिट के दो मीनिंग, एक तो ये है, दूसरा है ओड बाय द प्रोपराइटर, यानी कि प्रोपराइटर के द्वारा ओड है, मालिक के द्वारा ये पैसा है हमारा उस पर। तो डेबिट और क्रेडिट वहीं से यूज में आए हैं। बाकी इनका जो वर्बल मीनिंग है कोई विशेष मीनिंग है नहीं अकाउंटेंसी के संदर्भ में। हम जो अकाउंटेंसी में इनका मीनिंग अब लगाते हैं वो केवल ये लगाते हैं कि एक अकाउंट की दो साइड होती हैं, दो साइड होती हैं, जैसे हमारी दो साइड होती हैं लेफ्ट एंड राइट, वैसे ही एक अकाउंट की दो साइड होती हैं डेबिट एंड क्रेडिट। और उस डेबिट और क्रेडिट के लिखने के रूल हैं अलग, उन रूल्स को हम अगले जो लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे डिटेल में क्या रूल्स हैं। अभी के लिए इतना समझिए ये दो साइड हैं। हाँ, इनका हिस्टोरिकल हमें पता चल गया कि कहां से यूज में आए थे। इसके बाद आते हैं अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। तो सिंपल मीनिंग केवल अकाउंटिंग का समझे, डेफिनेशंस बहुत हैं, अलग अलग थिंकर्स ने दी हैं। एक डेफिनेशन जो काफी महत्वपूर्ण है वो मैंने यहाँ पे रखी है। अकाउंटिंग जो वर्ड है इसका मीनिंग है प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, यानी कि एक प्रोसेस है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंट का मतलब रहता है कोई स्टेटमेंट जिसमें हमें रिकॉर्ड मिल जाता है किसी पर्टिकुलर आइटम का, जैसे कैश अकाउंट, तो उसमें केवल कैश का आपको कंप्लीट रिकॉर्ड मिल जाएगा। बैंक अकाउंट, उसमें बैंक का कंप्लीट रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी का कंप्लीट रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो जब किसी एक आइटम का कंप्लीट रिकॉर्ड देखते हैं तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं अकाउंट। अकाउंटिंग जो टर्म है ये प्रोसेस है अकाउंट प्रिपेयर करने की, अकाउंट्स तैयार करते हैं उसकी जो प्रोसेस है वो अकाउंटिंग है। और अकाउंटेंसी जो वर्ड है उस अकाउंटेंसी वर्ड का मीनिंग होता है कि एक कंप्लीट नॉलेज, यानी कि एक कंप्लीट प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस विच आर फॉलोड व्हाइल वी प्रिपेयर अकाउंट्स।
तो इससे हम अकाउंटेंसी की मदद से अकाउंटिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। 1494 में फादर ये लूका पैसियोली ने डबल एंट्री के बारे में बताया था और इसीलिए इनको फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कह दिया जाता है। आपको फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम भी इनको कह दिया जाता है और इवन आप याद रखना फादर ऑफ बुक कीपिंग भी इनको कहा जाता है। तो तीनों नाम कहीं भी आएंगे इन्हीं को माना जाता है। 1941 में AICPA यानी कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, जैसे इंडिया में है ICAI है वैसे ही अमेरिका में AICPA है और उनकी जो डेफिनेशन है ये काफी महत्वपूर्ण डेफिनेशन है, अकाउंटिंग को क्लियर करती है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और समराइज करते हैं इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, एक अच्छे तरीके से, मतलब महत्वपूर्ण तरीके से। इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म में, यानी कि मनी के टर्म में लिखते हैं हम 10 रुपए का, 20 रुपए का, $10 का, $20 का, ट्रांजेक्शंस को और इवेंट्स को, और उन ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स को विच आर जो हो इन पार्ट, एक हिस्से में, एटलीस्ट कम से कम, मतलब या तो पूरा हो मनी में या एक पार्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर, ऐसी ट्रांजेक्शन जिनका कम से कम एक हिस्सा जरूर फाइनेंशियल कैरेक्टर का हो, मतलब उसको मनी में हम मेजर कर सकें। तो ये एक तो ये है अकाउंटिंग। दूसरा है एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और अब जो भी हमने रिकॉर्ड कर लिया, बना लिया, समराइज कर लिया, अब उसको इंटरप्रेट करें हम उसके रिजल्ट को। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो टर्मिनोलॉजी है उसको डिस्कस करेंगे। बिजनेस या इकोनॉमिक इवेंट्स, बिजनेस इवेंट्स कहो या इकोनॉमिक इवेंट्स कहो, एक टर्म है इवेंट और एक होती है ट्रांजैक्शन। इनका जो वर्बल मीनिंग है उस पर नहीं जाना है। वर्बल मीनिंग जो है ट्रांजैक्शन का मतलब होता है, हिंदी में हम कहते हैं लेन देन, यानी कि किसी से लेना और बदले में कुछ देना, ये ट्रांजैक्शन है। और इवेंट का मतलब होता है कोई घटना, मतलब सम हैपनिंग, इफ समथिंग हैपन तो इट मींस इट्स एन इवेंट, लेकिन ट्रांजैक्शन का मीनिंग अलग होता है। यहाँ पे जब हम बिजनेस में बात करते हैं तो बिजनेस इवेंट या इकोनॉमिक इवेंट या बिजनेस ट्रांजैक्शन या अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का वो सबका मतलब एक ही होता है। अब इनमें हम किनको शामिल करते हैं? ऐसी ट्रांजैक्शन और ऐसी इवेंट, ऐसी ट्रांजैक्शन और ऐसी इवेंट जिनको हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हो, उनकी रिकॉर्डिंग होती है बस अकाउंटिंग में, और अकाउंटिंग के हिसाब से उन्हीं को ट्रांजैक्शन माना जाता है केवल। एक्सटर्नल इवेंट हो सकती है, इंटरनल हो सकती है। संस्था से बाहर की पार्टी के साथ जब कोई ट्रांजैक्शन होती है तो वो एक्सटर्नल हो सकती है, यानी कि जब एक संस्था दूसरी संस्था से कुछ खरीदती है, बेचती है। इंटरनल इवेंट होती है जब संस्था के अंदर ही कोई ट्रांजैक्शन होती है, बाहर की कोई पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। ट्रांजैक्शन अभी डिस्कस किया, एक इकोनॉमिक इवेंट होती है, तो इसलिए इनसे परेशान नहीं होना है इकोनॉमिक ये इवेंट या ट्रांजैक्शन से। इसका मतलब मैंने बता ही दिया, हमेशा ये मान करके चलना है कि ऐसी इकोनॉमिक इवेंट या ऐसी ट्रांजैक्शन को हम अकाउंट के हिसाब से ट्रांजैक्शन मानेंगे जिसको बुक्स में रिकॉर्ड किया जा सकता है, और बुक्स में रिकॉर्ड उसको किया जा सकता है जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हो। इसके बाद है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, यानी कि हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले भाई ये तो देखेंगे कि वो मनी में मेजरेबल है भी कि नहीं है। अगर मनी में मेजरेबल है तब तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, और मनी में मेजरेबल नहीं है तब हम उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर पाएंगे। मेजरमेंट, हमने मान लो ये तो देख लिया कि ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने लायक है, लेकिन अब उसको मेजर भी करना है। अच्छा, खरीद बेच की ट्रांजैक्शन तो सीधे दिख जाती है, लेकिन अगर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है तो कैसे लगाएंगे? डेप्रिसिएशन तो दिखता नहीं है कितने रुपए का हुआ है, तो उसको मेजर किया जाता है, तब उसके तरीके हैं, क्वांटिफाई किया जाता है, तब जाकर के हमें पता चलता है कि कितने रुपए की ये ट्रांजैक्शन है। उसके बाद रिकॉर्डिंग, फिर रिकॉर्ड करना आ जाता है। रिकॉर्डिंग में क्या होता है? बिजनेस बुक्स में हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, कैश बुक में, जो प्राइमरी बुक्स है उनमें रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि तिथिवार, डेट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डेट। क्लासिफाइंग, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तब आराम से पढ़ लेंगे। अभी खाली मीनिंग्स को सुनते रहें, कोई नोट करने लायक लगे पॉइंट तो नोट कर लेना, उसको बाद में पूछ लेना। क्लासिफाइंग का हो गया कि जब हम रिकॉर्ड तैयार कर लेते हैं अपनी ट्रांजैक्शंस का, एक पूरा रिकॉर्ड बना लिया डेट वाइज जर्नल में, कैश बुक में, अब हम उसका क्या करते हैं? वो तो एक तरफ से सारी चीजें रिकॉर्ड कर दी, अब हम उनको करेंगे क्लासिफाई। कैश वाली एक तरफ, क्रेडिट वाली एक तरफ, कैश वाली ट्रांजैक्शन एक तरफ, क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन एक तरफ, मनीज की ट्रांजैक्शन एक तरफ, टैक्स की ट्रांजैक्शन एक तरफ। सारी ट्रांजैक्शन को अलग अलग ग्रुप में कर देते हैं, उसको ग्रुपिंग भी कहते हैं और क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, और ये काम किया जाता है लेजर में। लेजर को कहा जाता है प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग।
अब है समराइजिंग। समराइजिंग में क्या होता है, हम समरी बनाते हैं। हमने बहुत सारे अकाउंट बना लिए लेजर में, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट और मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, प्लांट अकाउंट, गुडविल अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट। अब लेकिन बहुत सारे अकाउंट बनने के बाद हमारे पास कोई समराइज, हमें ऐसा तरीका चाहिए जिससे हम एक बारी में देख सकें, एक पेज पे लिख के देख सकें हमारे बिजनेस की हालत क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं। समराइज में क्या करते हैं, सभी अकाउंट्स के बैलेंस को लिख लेते हैं, केवल बैलेंस को, जैसे कैश अकाउंट का बैलेंस कितना है, परचेज अकाउंट का बैलेंस कितना है, डेबिट वालों का डेबिट में, क्रेडिट वालों का क्रेडिट में। इस तरह से हमारे पास एक समरी बन जाती है। और ये समराइजेशन का जो काम होता है, ये होता है ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस इसी पर्पज से होता है। ट्रायल बैलेंस इसीलिए बोलते हैं उसको कि जितने भी बैलेंस होते हैं अकाउंटेंट्स के, हम उनका ट्रायल करते हैं कि क्या सब सही हो गया। एक तरह से हम ट्रायल कर लेते हैं। फाइनल अकाउंट बनाने से पहले आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस हमेशा P&L और बैलेंस शीट बनाने से पहले बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि हम ट्राई करते हैं कि हमने जो अकाउंट बनाए वो सब सही थे। अगर हमारा ट्रायल सक्सेसफुल है, यानी कि हमारा ट्रायल बैलेंस मिल गया है, तब हम आगे बढ़ जाएंगे, P&L बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में अब जो हमारे यहाँ पे P&L बन चुका है समराइजिंग के बाद, बैलेंस शीट बन चुकी है, अब हम उनको एनालाइज करेंगे और उनमें से महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालेंगे। इंटरप्रेट करना मतलब महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालेंगे जो फ्यूचर में हमारे काम आए, कि उसके आधार पर हम डिसीजन ले पाए। फिर है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया कि जब हमने इंटरप्रेट कर लिया, मतलब महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल लिया, तो अब हमारी बारी है कि हम, यानी कि अकाउंटेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, अब वो कम्युनिकेट करेगा, इंफॉर्मेशन देगा, मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देगा, गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देगा, बैंक वालों को इंफॉर्मेशन देगा, शेयर मार्केट को इंफॉर्मेशन देगा, जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं सबको इंफॉर्मेशन देंगे। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है कि उस संस्था को जिसके हम अकाउंट्स बना रहे हैं, वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। अकाउंटिंग कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि बिजनेस संस्था ही अकाउंट्स बनाते हैं, नॉन बिजनेस संस्था भी अकाउंट्स बनाते हैं। इवन सरकारी डिपार्टमेंट हो वो भी सरकार बनाते हैं, गवर्नमेंट अकाउंटिंग हम उसको बोलते हैं। इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अभी हम बात कर रहे थे कि कम्युनिकेट की जाती है इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की किसको जाती है, किसको देते हैं हम ये इंफॉर्मेशन। हम इंफॉर्मेशन उन लोगों को देते हैं जो इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं उनको हम कहते हैं यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन दो तरीके के हो सकते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यानी कि अंदर के, एक्सटर्नल यानी कि बाहर के। इंटरनल यूजर जो होते हैं वो संस्था के अंदर के व्यक्ति होते हैं और संस्था के मकसद के लिए उन्हें जानकारी की जरूरत होती है। इसमें ये जो पोजीशन है, ये सारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब कुल मिला के कहूं तो मैं मैनेजमेंट, और वैसे एम्प्लॉय जिनको बिजनेस के लिए डिसीजन लेना, वो भी इंटरनल में आ जाएंगे। इवन अगर सोल ट्रेड है, पार्टनरशिप है, जहां पे मैनेजमेंट में शामिल रहते हैं जो ओनर होते हैं, वो स्वयं मैनेज करते हैं, तो वहां पे ओनर भी इंटरनल यूजर ही हो जाते हैं, ओनर भी। लेकिन एक्सटर्नल यूजर, जैसे कंपनी के केस में क्या है, कंपनी के केस में ओनर होते हैं शेयर होल्डर, तो वो शेयर होल्डर फिर एक्सटर्नल यूजर हो जाते हैं, क्योंकि जो शेयर होल्डर होते हैं वो मैनेजमेंट में डायरेक्ट हिस्सा नहीं लेते हैं। तो अब एक्सटर्नल यूजर हो गए जो बाहर के आदमी, इनको भी जरूरत होती है, बैंक को जरूरत होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जरूरत होती है, डेटर्स को जरूरत होती है, लेंडर्स को होती है, टैक्स वाले मांगते हैं हमसे हमारे अकाउंट्स के भी हमें दिखाओ आप कितना कमा रहे हैं, ताकि हम सही टैक्स लगा सकें। रेगुलेटरी एजेंसी, सरकारी एजेंसीज हैं, संस्थाएं हैं, वो नजर रखती हैं हमारे कामों पे। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। इवन लेबर यूनियन, लेबर यूनियन भी हमसे जानकारी मांगती है संस्थाओं से कि भी बताइए आप कितना कमा रहे हैं और हमारी लेबर को आप उस हिसाब से पेमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ट्रेड एसोसिएशन भी जानकारी मांग सकती हैं, स्टॉक एक्सचेंज, कस्टमर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, बाहरी लोग। अब आ जाते हैं अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि अकाउंटिंग जो है वो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन माना जाता है। अकाउंटिंग को कहा जाता है अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग व्यवसाय की भाषा है। बिल्कुल सही बात है। जैसे देखो मैं अपनी बात बोल पा रहा हूं, जो मैं समझ रहा हूं उन चीजों को मैं आपको बोल रहा हूं, आप जो समझ रहे हैं वो अपनी चीज आप मुझको बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास लैंग्वेज है। ठीक वैसे ही बिजनेस अपनी बात बताता है, बिजनेस अपनी बात बताता है, तो बिजनेस अपनी लैंग्वेज यूज करता है। बिजनेस की लैंग्वेज है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के माध्यम से वो आपको बताता है कि प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। तो एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ताकि हम इकोनॉमिक डिसीजन ले पाए कि हमें खरीदना है कि बेचना है, शेयर खरीदना है कि नहीं खरीदना है, उधार देना है कि नहीं देना है। भाई रिकॉर्ड देखते हैं हम, बैंक वाले देखते हैं कि लोन देना है कि नहीं देना है, तो अकाउंट देखते हैं वो हमारे। इसके अलावा ये यूजर्स को सर्व करता है
कि उन यूजर्स को सर्व करता है, यानी कि उन यूजर्स को मदद करता है जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलाई करके डिसीजन लेते हैं। जैसे बैंक वालों से हम लोन मांगेंगे तो बैंक के पास जाएंगे, तो हम बैंक को अकाउंट्स दिखाएंगे, उसके बेस पे वो हमें लोन दे सकते हैं। अब है ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की ब्रांचेज। तो अकाउंटिंग की अब नई नई ब्रांचेज बहुत सारी आ गई हैं। बेसिकली जो अकाउंटिंग शुरू हुई थी वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कही जाती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब हो गया वैसी अकाउंटिंग जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, P&L बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ये सब एक्चुअल में जो अकाउंट्स का काम है, ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम रखते हैं, इसी को फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहा जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का जन्म हुआ इसलिए क्योंकि इंडस्ट्री में लोग अब जैसे जैसे बिजनेस के साइज बढ़े, कंपटीशन बढ़ा, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि सामान को बनाने में कितना कॉस्ट आ रहा है। इसलिए हमने कॉस्ट को लिखना शुरू कर दिया कि एक आइटम बनने में कितना पैसा लग रहा है, उसको रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया, तो वो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग हो गई। अब इसके जो कॉस्ट अकाउंटिंग के जो मकसद है वो बढ़ते चले गए कि केवल कॉस्ट जानना ही नहीं, अब कॉस्ट कंट्रोल में भी मदद करता है, क्योंकि हमें जब कॉस्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं तो पता चल जाता है कि ज्यादा कॉस्ट तो नहीं हो रही है, तो ये रिकॉर्ड करने में भी, कंट्रोल करने में भी कॉस्ट में मदद करता है। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। ये भी अकाउंटिंग की एक ब्रांच है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जैसा नाम से पता चल रहा है, देखो अकाउंटिंग की ज्यादातर चीजें नाम से पता चल जाती हैं, थोड़ा सा याद रखेंगे वो याद भी अपने आप रह जाएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऐसी अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट को मदद करे। मैनेजमेंट मतलब डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, फाइनेंशियल मैनेजर, तो उन सबको जो अकाउंटिंग मदद करती है, उनको कौन सी अकाउंटिंग मदद करेगी? जब हम अकाउंटिंग से जानकारी निकाल करके और वो जानकारी मैनेजर्स को प्रोवाइड करा दे, जिसके आधार पर मैनेजर डिसीजन ले पाए कि नई ब्रांच खोलना फायदेमंद रहेगा कि नहीं रहेगा। हमारे पिछले अकाउंट्स का रिकॉर्ड देख लो साहब, सेल्स का इतनी सेल हो रही है, उस एरिया में इतनी सेल होती है, तो ठीक है उस एरिया में एक ब्रांच खोल देते हैं, ठीक है। लोन लेना है कि नहीं लेना है, तो ये सब मैनेजमेंट को मदद करने के लिए अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट को मदद करने के लिए कौन सी अकाउंटिंग काम करती है? आप P&L और बैलेंस शीट का एनालिसिस करते हैं, बाद में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, रेशियो एनालिसिस करते हैं, रेशियोज के माध्यम से दिखाते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो इतना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इतना है। आप फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, आप अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं, तो ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हिस्सा हो जाता है। अब है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया कि वो अकाउंटिंग की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स हैं जो अकाउंटिंग की क्वालिटी को मेंटेन करने में मदद करती हैं, कि भी अगर इन फीचर्स का हम ध्यान रखेंगे तो अकाउंट क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, और अगर इनसे हम कहीं से बाहर हो गए, यानी कि इन फीचर्स का हमने ध्यान नहीं रखा, तो अकाउंटिंग की क्वालिटी कमजोर हो जाएगी। इसलिए इनको क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो ये जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, याद रखना है, रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी, यानी कि RRUC, ये चार एकदम याद रखनी है आपको, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। रिलायबिलिटी का मतलब हो गया अकाउंटिंग वैसी होनी चाहिए जिस पे लोग यकीन करें, मतलब उसमें एरर नहीं होनी चाहिए, कोई बायस नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए, हम सही चीज को रिकॉर्ड करें। रेलिवेंस का मतलब होता है कि हम वो इंफॉर्मेशन जो है वो रेलिवेंट होनी चाहिए। रेलिवेंट का एक एग्जांपल है जैसे टाइम पे मिल जाए, या अकॉर्डिंग टू यूजर होनी चाहिए। रेलिवेंस का जो यहाँ पे ज्यादा अच्छा मीनिंग होगा, अकॉर्डिंग टू यूजर्स नीड, अकॉर्डिंग टू यूजर नीड होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू यूजर्स नीड होनी चाहिए, जो यूजर की नीड है उसके हिसाब से मिल जाए, उसको जिस समय चाहिए उस समय मिल जाए। जैसे बैंक वाले के लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी कि वो हमारा जानना चाहेगा कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, लोन कितना है पहले से हम पे, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, तो उसके लिए वो रेलिवेंट होगी। सबके लिए अलग अलग रेलिवेंस होता है। टैक्स वालों को रेलिवेंस होगा कि आप कमा कितना रहे हैं भाई, उस पर टैक्स लगाएंगे। अंडरस्टैंडेबिलिटी, अकाउंटिंग ऐसी होनी चाहिए जो अंडरस्टैंडेबल हो। अंडरस्टैंडेबल कब होगी? जब वो इजी टू अंडरस्टैंड होगी, यानी कि उसको हम सामान्य भाषा में लिखेंगे। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस हिसाब से इंटरप्रेट हो कि सेम सेंस प्रोवाइड करे जिसके लिए वो प्रिपेयर की गई है। इजी टू अंडरस्टैंड यहाँ पे इसको कर सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, ये अलग से नोट लिख लेना बेशक। कंपैरेबिलिटी मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो कंपेरेबल हो, यानी कि आप कंपेयर कर सकें एक साल के अकाउंट दूसरे साल से, एक कंपनी का अकाउंट दूसरे कंपनी से, तभी तो आप पता लगा पाएंगे कि ये कंपनी उससे बेटर है कि नहीं है, इस कंपनी ने इस साल अच्छा किया है कि पिछले साल अच्छा किया था। तो कंपेरेबल होनी चाहिए। कंपेरेबल तब होती है जब यूनिट ऑफ मेजरमेंट एक हो और एक जैसे फॉर्मेट हो हर साल।
दरअसल इसी कारण से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं ताकि वो कंपेरेबल इंफॉर्मेशन रहे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उनके बारे में अभी हम बात करेंगे, आगे तब डिस्कस करेंगे उसके बारे में डिटेल में। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है? तो मेजर ऑब्जेक्टिव जो अकाउंटिंग के हैं वो है, ये रिकॉर्ड करता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, मेंटेन करता है प्रॉपर तरीके से, प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन हो जाता है, फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है, प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन P&L अकाउंट से हो जाता है और फाइनेंशियल पोजीशन हमें दिख जाती है बैलेंस शीट को देख करके। इसके अलावा ये प्रोवाइड करता है यूजर्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में अभी बात करी थी, जो यूजर्स है उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब है बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग, कुछ ऐसी टर्म्स हैं अकाउंटिंग में जो काफी बेसिक हैं, जिनसे हम बार बार जूझते हैं, आती हैं हमारे सामने। एंटिटी, देखिए एंटिटी का मतलब उस रियलिटी से होता है जिसका कोई डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होता है। अब यहां पे इसका मतलब हो गया इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, यानी कि इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस का मतलब हो गया कि अपने आप में एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होता है। जैसे मान लो मैं एक सोल ट्रेडर है, तो सोल ट्रेडर जो है वो अपने आप में एक एंटिटी है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में एक एंटिटी है, कोई बैंक अपने आप में एक एंटिटी है। आप यूं समझ लो कि जिसके आप अकाउंट मेंटेन कर सकते हो वो एक एंटिटी है, चाहे आप कंपनी के मेंटेन करो, पार्टनरशिप के करो, किसी इंडिविजुअल के करो, वो एंटिटी है। बिजनेस एंटिटी, अब ये एंटिटी का ये नॉर्मल मीनिंग था, यहाँ पे बिजनेस एंटिटी का मीनिंग है जिसके बिजनेस अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जो कोई बिजनेस करता है। ट्रांजैक्शन का मीनिंग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जब दो या दो से ज्यादा एंटिटीज के बीच में, अब यहाँ केवल पर्सन नहीं आया, एंटिटीज यानी कि एक संस्था दूसरी संस्था से खरीदे, एक व्यक्ति किसी संस्था से सामान खरीद ले, ये जब लेन देन कोई खरीद बेच, लेना देना, इवन सैलरी पे करना, वेजेज पे करना, टैक्स देना, सब ये क्या है, ट्रांजैक्शंस हैं। एसेट्स, एसेट का मतलब होता है ऐसा कोई भी रिसोर्स, जो गुण में खो नेचर में, मतलब जिसको मनी में मेजर कर सकते हो, और जो एंटरप्राइज के लिए यानी कि हमारी संस्था के लिए यूजफुल हो, जिससे कि हम पैसा कमा सकें, बिजनेस कर सकें, यूजफुल होना चाहिए। यानी कि चाहे फर्नीचर है हमारे पास, चाहे हमारे पास कैश है, चाहे हमारे पास हमारे प्लांट है, मशीनरी है, गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, कोई भी चीज हो सकती है, चाहे वो दिखती है कि नहीं दिखती है। एसेट कई तरीके की हो सकती हैं, टेंजिबल हो सकती हैं, इंटेंजिबल हो सकती हैं। टेंजिबल होती हैं जो दिखती हैं, जैसे फर्नीचर एसेट है, दिखता है, प्लांट एसेट है, दिखता है। कुछ एसेट ऐसी होती हैं जो फायदेमंद होती है हमारे लिए लेकिन दिखती नहीं है, जैसे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट हमारा, है ना, वो क्या है, हमने पेटेंट करा लिया अपना, तो वो पेटेंट हो गया हमारा, हमारा नाम कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता है, तो पेटेंट हमारा बन गया। वो दिखता तो नहीं है किसी को लेकिन हमारे लिए फायदा है। गुडविल, हमारी इमेज, हमारी रेपुटेशन, जिसकी वजह से ज्यादा सामान बिकता है। गुडविल दिखती नहीं है लेकिन उसका बेनिफिट है, तो वो भी एक एसेट है, लेकिन वो इंटेंजिबल एसेट है, दिखती नहीं है। तो दोनों तरह की हो सकती हैं एसेट, करंट भी हो सकती है, नॉन करंट भी हो सकती हैं। करंट एसेट होती हैं जनरली ऐसी एसेट जिनका बिजनेस में करंट में यूज हो जाता है और एक साल के अंदर अंदर वो यूज हो लेती हैं, एग्जॉस्ट कर जाती हैं। दूसरी होती है नॉन करंट एसेट, ऐसी एसेट जो लंबे समय तक रहती हैं, तो मान लो कोई प्लांट है, फर्नीचर है, वो लंबे समय तक रहेगा, तो वो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। कोई क्वेश्चन होगा तो बाद में करेंगे, मैं टाइम दूंगा उसके लिए, नोट कर लें, जैसे ही कोई क्वेरी अगर आती है तो आप उसको नोट कर लेंगे। लाइबिलिटीज में, लाइबिलिटी का मतलब हो गया एनी ऑब्लिगेशन और डेट्स और ड्यूज विच वी विल पे इन द फ्यूचर टू समवन। तो ये लाइबिलिटी हो गई, यानी कि जो भी हमारे ऊपर हमें फ्यूचर में किसी को जो पे करना है वो लाइबिलिटी है। हमने लोन लिया, हमारी लाइबिलिटी हो गई। हमने किसी से उधार सामान खरीद लिया तो वो भी हमारी लाइबिलिटी हो गई। हमने किसी से काम कराया, पैसा नहीं दिया, बाद में देंगे, वो भी हमारे ऊपर लाइबिलिटी हो गई। ये लाइबिलिटीज है। कैपिटल, जो अमाउंट इन्वेस्ट की जाएगी ओनर के द्वारा, मालिक के द्वारा अपने बिजनेस में, अपनी फर्म में जो पैसा लगाया जाएगा, यहाँ पे फर्म का मतलब बिजनेस है, अपने बिजनेस में जो भी पैसा मालिक लगाएगा, चाहे वो कैश लगाए, चाहे वो अपनी प्लांट यूज कर ले, चाहे वो अपनी मशीन यूज कर ले, चाहे वो अपनी जमीन यूज कर ले, कोई रॉ मटेरियल यूज कर ले, जो कुछ भी वो अपने बिजनेस में लगा देगा परमानेंट बिजनेस के लिए, बिजनेस को दे देगा कि बिजनेस में यूज होगा ये सामान, वो सब कैपिटल कहलाता है। सेल्स का मतलब होता है कि जो टोटल हम सामान गुड्स हैं तो उनको सेल करते हैं, जो रेवेन्यू उससे मिलता है, कलेक्शन आता है। हमारे पास सर्विसेज हैं तो सर्विसेज बेच करके जो पैसा आता है वो सब सेल कहलाता है। और आजकल इसको सेल्स की जगह रेवेन्यू बोला जाता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस।
सेल्स की जगह आजकल जो टर्म यूज हो रही है वो हो रही है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यूज, ये रेवेन्यू वर्ड यही आ गया तो इसलिए दोबारा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे था ही ये ऑलरेडी, फिर से मैंने टाइप कर दिया। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे कॉस्ट, ऐसे खर्चे जो हम कर देते हैं अपने रेवेन्यू अर्न करने के लिए प्रोसेस में। जैसे हम कोई बिजनेस चला रहे हैं तो हम टेलीफोन का खर्चा देंगे, एक्सपेंस देंगे, हम किसी को सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, किसी चीज का बिल पेमेंट कर रहे हैं, टेलीफोन का, बिजली का, ये सब क्या है हमारे एक्सपेंसेस हैं। तो हम ऐसे खर्चे जो बिजनेस करते समय हो जाते हैं वो सब एक्सपेंसेस कहलाते हैं। एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग मनी और इनकरेंगे लायबिलिटी, यानी कि पैसा खर्च करना या कोई लायबिलिटी क्रिएट करना। जब हम उधार खरीदते हैं कुछ सामान किसी बेनिफिट के लिए, सर्विस के लिए या प्रॉपर्टी के लिए, हम कोई बेनिफिट लेना चाहें उसके लिए पेमेंट करें, हम कोई सर्विस लेना चाहें किसी से उसके लिए पेमेंट करें, या हम कोई प्रॉपर्टी लेना चाहें उसके लिए पेमेंट करें। इन सब के लिए जब हम कोई पेमेंट करें या तो मनी खर्च करें और पेमेंट ना करें तो उधार ले लें तो हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, ये एक्सपेंडिचर होता है। अब एक्सपेंडिचर दो तरीके के हो सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं यानी कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, रेवेन्यू और कैपिटल, ये रेवेन्यू भी हो सकते हैं एक्सपेंडिचर और कैपिटल भी हो सकते हैं, दोनों तरीके के हो सकते हैं। अब रेवेन्यू कौन से होते हैं वो मैं बता देता हूं। रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनका बेनिफिट एक साल के अंदर अंदर मिलता है और खत्म हो जाते हैं, तो ये रेवेन्यू होते हैं। जैसे स्टेशनरी परचेज की हमने तो ये रेवेन्यू खर्चा है। कैपिटल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जिनका बेनिफिट हमें कई साल तक मिलता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। जैसे बिल्डिंग बनाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फर्नीचर खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मशीन खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके बाद आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको कहा जाता है कि बिजनेस में हम सारे खर्चों को और अपनी रेवेन्यूज को लिख लेते हैं, सारी रेवेन्यूज में से खर्चों को घटाते हैं, तो एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंसेस, ये प्रॉफिट कहलाता है, हम प्रॉफिट निकालते हैं। गेन, गेन क्या कहलाता है, गेन प्रॉफिट ही होता है, लेकिन ये प्रॉफिट होता है ऐसी इवेंट से जो रूटीन इवेंट नहीं होती हैं, जो इंसिडेंटल नहीं होती हैं, यानी कि रेयर इवेंट्स जो होती हैं जभी तभी होती हैं, नॉन रिकरिंग नेचर की इवेंट्स होती हैं, उनसे जब प्रॉफिट हो जाता है तो गेन कहते हैं। जैसे फर्नीचर हमारा पुराना हो गया, हमने फर्नीचर बेच दिया, उस पर कुछ पैसा हो गया, इनकम हो गई, तो वो गेन कहलाता है। अब है लॉस। लॉस क्या कहलाता है, लॉस दो तरीके का हो सकता है। एक लॉस तो होता है हम उसको बोलते हैं कि जब हम हमारे जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो इनकम से ज्यादा हो जाए, उसको भी हम लॉस बोलते हैं। जब P&L अकाउंट बनाते हो आप तो एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए तो लॉस आता है। एक लॉस और होता है, जैसे आपकी कोई एसेट बेकार हो गई, खराब हो गई, मान लो डैमेज हो गई, एक्सीडेंट हो गया, उससे भी लॉस हो जाता है। और दोनों, एक लॉस तो हम निकालते हैं P&L में, दूसरा लॉस अपने आप P&L का एक पार्ट बनता है। जैसे गुड्स लॉस्ट बाई फायर, फायर से गुड्स का खराब हो जाना। डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है, जब प्राइस में डिडक्शन होता है तो डिस्काउंट होता है, यानी कि जो प्राइस था उससे कम पैसे में हम बेचते हैं तो डिस्काउंट। अब डिस्काउंट भी दो तरीके का हो सकता है, ट्रेड डिस्काउंट और ये कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हो सकता है और कैश डिस्काउंट हो सकता है। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, ये भी दो तरीके का हो सकता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है, इसको ध्यान देना, बिजनेसमैन के लिए यूज होता है। जैसे एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को सामान देता है और मान लो सामान का जो लिस्ट प्राइस है वो 100 रुपये है। अब भाई रिटेलर जो है वो 100 रुपये में तो अपने ग्राहक को देगा नहीं, तो उस बिजनेसमैन को जो दूसरा बिजनेसमैन है वो पहले ही कम करके देता है, तो वो जो डिस्काउंट होता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। मतलब ये एक आकर्षण के लिए होता है कि भी आप हमसे ज्यादा सामान खरीद लो, डिस्काउंट दे देंगे, या तो यूं कहो, लेकिन इसका मेन पर्पज यही होता है कि एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को डिस्काउंट दे देता है, ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट होता है जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को सामान बेचता है तो वो कहता है कि अगर नकद पेमेंट कर देते हो तो मैं और 2% छोड़ दूंगा, वो कैश डिस्काउंट होता है। या सामान्य उसमें मीनिंग में भी यूज कर सकते हैं हम। ट्रेड का मतलब हो गया ऐसा डिस्काउंट जिसमें केवल हम आकर्षित करने के लिए कि ज्यादा सामान खरीद लो हमसे डिस्काउंट दे रहे हैं। ट्रेड, कैश, जब कैश लेना हमारा मकसद हो कि कैश जल्दी दे देगा, डिस्काउंट दे दे, तो कैश डिस्काउंट। वाउचर, वाउचर क्या होता है, वाउचर हिंदी में बोलते हैं प्रमाणक। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है किसी ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये दो तरीके का हो सकता है। एक वाउचर हो सकता है कि सोर्स वाउचर, जिसको हम कहते हैं कि सोर्स पे ही क्रिएट हो गया, जैसे आपने 2000 रुपए का खर्च किया कहीं पे,
तो आपने कहा कि भाई अकाउंटेंट से लेना है ये पैसा 2000, तो आप रिसिप्ट ले आओगे तो वो सोर्स वाउचर हो जाएगा, सोर्स डॉक्यूमेंट हो जाएगा। दूसरा वाउचर, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जिनका हमें रिसिप्ट नहीं मिलता है, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस के लिए जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो प्रिंटेड वाउचर रखते हैं। आप उसमें लिख के दे दोगे, ऑफिस का जो बॉस है वो साइन कर देगा, आप अकाउंटेंट के पास जमा कर दोगे कि देखो 100 रुपए खर्च किए। अब अकाउंटेंट इन वाउचर्स को इकट्ठा कर लेता है। ज्यादातर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रिंटेड वाउचर रखते हैं और जो रिसिप्ट आती है वो भी वाउचर के साथ ही लगा देते हैं। इन वाउचर के बेस पे ही जर्नल में रिकॉर्ड होता है, तो बुक्स में जो रिकॉर्डिंग होती है वो वाउचर के बेस पे ही होती है। वाउचर एक डॉक्यूमेंट होता है, प्रूफ होता है ट्रांजैक्शन का। गुड्स, ऐसे सामान को गुड्स बोलते हैं जिसमें कोई बिजनेस डील करता है। फर्नीचर का बिजनेसमैन के लिए फर्नीचर गुड्स होगा, मशीनरी के बिजनेसमैन के लिए मशीनरी गुड होगी, और कपड़े के बिजनेसमैन के लिए कपड़ा गुड्स होगा। अब है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग का मतलब होता है कि जब कोई मालिक अपने स्वयं के बिजनेस से कुछ पैसा ड्रॉ कर लेता है, यानी कि मनी निकाल ले या कोई सामान निकाल ले, तो वो ड्रॉइंग कहलाता है। परचेजेज, परचेजेज का मतलब होता है कि जब कोई बिजनेसमैन गुड्स परचेज करे, अभी यहाँ पे ध्यान देना, गुड्स का मीनिंग अभी बताया था, ऐसा सामान जिसमें वो डील करता है। तो जब कोई बिजनेस गुड्स खरीदता है, गुड्स को मर्चेंडाइज भी बोला जाता है, जब मर्चेंडाइज खरीदता है और अपने बिजनेस के यूज के लिए, कि बिजनेस में नॉर्मल यूज के लिए नहीं, वो या तो उसको रीसेल करेगा या दूसरा सामान बनाने में यूज करेगा। जैसे फर्नीचर का व्यापारी टिम्बर खरीदता है, उससे वो फर्नीचर बनाएगा, तो उसके लिए वो परचेज कहलाएगा। लेकिन ऐसी एसेट जिनको यूज, जब फर्नीचर अपने बिजनेस में, ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीद लें, अपने बिजनेस के लिए मशीन खरीद लें, उनको परचेज नहीं बोला जाता है अकाउंट्स में, इस बात का ध्यान रखना। तो ओनली परचेज ऑफ गुड्स इज कॉल्ड परचेज। अब परचेज रिटर्न इसी से रिलेटेड हो गया, जब खरीदी हुई गुड्स वापस होंगी तो वो परचेज रिटर्न कहलाता है। स्टॉक या इन्वेंट्री भी इसको कहते हैं, स्टॉक या इन्वेंट्री भी इसको कहते हैं। स्टॉक का मतलब होता है कि जो भी गुड्स जिनमें हम डील करते हैं उनका हमारे पास जितना भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी कि समय के एक बिंदु पे जितना भी हमारे पास वो अवेलेबिलिटी होती है, उसको स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक का मतलब होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर आइटम एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, वो स्टॉक कहलाता है। साल के शुरू में है तो ओपनिंग स्टॉक, साल के लास्ट में है तो क्लोजिंग स्टॉक। अब ये स्टॉक 3 तरह का हो सकता है। वैसे रॉ मटेरियल हो सकता है कि अभी हमने बनाया कुछ नहीं है, खरीद के ले आए खाली। ये वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है कि कुछ काम हो गया, कुछ होना बाकी है। जैसे फर्नीचर वाले हैं, लकड़ी खरीद लाए, आधा फर्नीचर बन गया लेकिन कपड़ा नहीं लगाया अभी सोफा बनाने के लिए, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। फिनिश्ड गुड्स होता है, फिनिश्ड गुड्स होता है तब जब बिल्कुल सोफा बन चुका है, बिकने के लिए तैयार है, तो वो फिनिश्ड गुड्स का हो जाएगा। अब है नेक्स्ट डेटर। तो जो डेटर्स हैं, डेटर का मतलब होता है ऐसे पर्सन या ऐसी एंटिटी, ऐसी पार्टी जिनको हम उधार बेचते हैं, उनको डेटर कहते हैं। याद रखना, जिनको हम उधार में सामान बेचते हैं वो डेटर होते हैं। क्रेडिटर वो पार्टी या वो पर्सन, वो या वो संस्थाएं जिनसे हम उधार खरीदते हैं, वो हमारे क्रेडिटर कहलाते हैं। अब आ जाते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग पे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी आज हो सकता है क्योंकि शुरू में कुछ टाइम ले लिया था हमने बताने में। गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। गैप का मतलब होता है ऐसे अकाउंटिंग के रूल्स, प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस जिनको जनरली सभी लोग नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे स्वीकार करते हैं, जो अकाउंटिंग का काम करते हैं कि भाई इन रूल्स को मानना चाहिए अकाउंट्स बनाने के लिए, उनको हम गैप कहते हैं। गैप में शामिल होते हैं 2 चीजें, एक तो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी कि जो हिस्टोरिकल रूप से बनते रहे, उनके लिए कोई पर्टिकुलर बोर्ड नहीं बनाया गया था, जैसे मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये समय के साथ साथ अस्तित्व में आते चले गए यूज के हिसाब से। तो एक तो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गैप का हिस्सा है। दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो इशू किए गए हैं किसी अकाउंटिंग बॉडी के द्वारा, जैसे हमारे देश में ICAI बनाता है, हर एक देश में एक बॉडी होती है अकाउंटिंग बॉडी, तो ये दोनों ही गैप का हिस्सा है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल का मतलब होता है हमेशा गाइडलाइन, जो आपको गाइड करते हो। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल मैनेजर्स को गाइड करते हैं, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल अकाउंटेंट को गाइड करते हैं। तो जनरल गाइडलाइन होते हैं अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स। अब जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं ज्यादातर, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में और अकाउंटिंग कन्वेंशंस में। कॉन्सेप्ट को एजम्पशंस भी बोल सकते हैं। तो जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि ऐसी बेसिक एजम्पशंस जिनके बेस पे, यानी कि जो फाउंडेशन है अकाउंटिंग का, उनको हम अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं कि अगर इनको नहीं माना गया तो अकाउंटिंग सही से नहीं कर पाएंगे, वो कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब हो गया है
कि अकाउंटिंग कन्वेंशन ऐसी चीज होती है जो कस्टमरी चली आ रही है, यानी कि कस्टम से हम करते आ रहे हैं कि भाई एक हमारे से पहले जो अकाउंटेंट था वो ये बनाता था, हम भी अब यही बनाएंगे, ताकि उसमें एक सिमिलरिटी बनी रहे। जैसे अकाउंटिंग रिपोर्ट पहले किसी ने एक तरीके से बनाई तो वैसे बनाते चले जा रहे हैं, किसी ने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाया तो आगे भी बनाते चले जा रहे हैं। इस टाइप की जो चीजें हैं वो कन्वेंशंस कहलाती हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अब अलग अलग राइटर्स की आप बुक में देखेंगे तो उस डिटेल में कभी नहीं जाए, एक कॉन्सेप्ट को दूसरा कन्वेंशन दिखा देता है, दूसरा जो अकाउंटेंट है वो एक कन्वेंशन को कॉन्सेप्ट भी बोल सकता है। दरअसल ये आपस में एकदम मिले हुए हैं। मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग जो है उनका मीनिंग आपको जानना है केवल। एक्रूअल प्रिंसिपल, एक्रूअल प्रिंसिपल ये कहता है कि हम अकाउंट जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जब बुक्स में तो एक्रूअल बेसिस पे करते हैं। एक्रू का मतलब होता है अर्न होना, अर्जित होना। एक्रू मतलब अर्जित होना, अर्न होना। तो एक्रूअल बेसिस पे जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम बुक्स में किसी ट्रांजैक्शन को इस आधार पर रिकॉर्ड करेंगे कि क्या पैसा अर्न हो गया है या पैसा खर्च हो गया है, चाहे हमने कैश दिया है चाहे कैश नहीं दिया है। इसलिए आप उधार सैलरी को भी सैलरी का खर्चा लिखते हैं, इसलिए आप उधार सेल को भी इनकम लिखते हैं। ये एक्रूअल प्रिंसिपल की वजह से, कैश फ्लो हुआ हो या नहीं हुआ हो, ट्रांजैक्शन हो गई है तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि देखिए आप अपनी सोच में कंजर्वेटिव रहिए, इसको प्लेइंग सेफ भी कहते हैं, यानी कि सेफ तरीके से रिकॉर्ड करिए चीजों को। सेफ तरीके से रिकॉर्ड करने का मतलब ये है कि अगर कोई प्रोबेबल एक्सपेंस है, आपको लग रहा है कि ये खर्चा हो सकता है, तो उसको आप खर्चा रिकॉर्ड कर लो, उसके लिए पैसा बचा के रख लो। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हम इसीलिए बनाते हैं क्योंकि अगर हमें डाउट है कि कुछ डेटर पैसा देने से मना करेंगे तो हम पहले ही उसके लिए प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट कर लेते हैं। तो प्रोबेबल एक्सपेंसेस के लिए प्रोविजन बना के रख लो, पैसा प्रॉफिट में से बचा के रख लो कब जरूरत पड़ जाए। लेकिन रेवेन्यूज को तभी रिकॉर्ड करो जब आप श्योर हो कि ये पैसा हमको मिलेगा, तभी रिकॉर्ड करिए। ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, ये कहता है कि कंसिस्टेंट रहिए, एक बार एक पॉलिसी अपना ली आगे तक उसको अपनाते रहिए, उसमें तब तक चेंज मत लाइए जब तक वो चेंज करना जरूरी ना हो जाए। सेम फॉर्मेट्स को, सेम अकाउंट्स को फॉलो करते रहिए, ये कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। नेक्स्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब अकाउंटिंग में आप चीजों को रिकॉर्ड करते हैं तो हिस्टोरिकल बेसिस पे करिए, उसका जो कॉस्ट आपको पड़ा था। जैसे फर्नीचर आप लाए थे 20,000 का, तो आप अपनी बुक्स में 20,000 का लिखिए। अब लाते समय उस पर अगर कोई खर्च हो गया, जैसे 1,000 भाड़ा लग गया, तो 1,000 वो जोड़ दीजिए, क्योंकि टोटल कॉस्ट आपको जो 20,000 प्लस 1,000 और हो गई है, तो टोटल कॉस्ट हो गई आपको 21,000, तो 21,000 लिखिए। ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। हाँ, ऐसा नहीं कि एक महीने बाद आपको लगे कि ये फर्नीचर तो 15,000 का, तो 15 का लिख दीजिए ना। आप कॉस्ट को ही बेस मानेंगे बुक्स में, उसकी कीमतें अप्स एंड डाउन होती रह सकती हैं चीजों की, लेकिन जो बेस रहेगा वो कॉस्ट ही रहेगा जितने में हमने खरीदा था। अगर डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे तो भी कॉस्ट के आधार पे ही आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे। नेक्स्ट है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ये कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट कम से कम होते हैं और दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना है। जैसे गुड्स परचेज किया तो एक तरफ आप गुड्स यानी कि स्टॉक बढ़ाएंगे, दूसरी तरफ आप अगर नकद में खरीदा तो पैसा कम हो जाएगा वो लिखेंगे। आपने सैलरी दी तो एक तरफ सैलरी को एक्सपेंस लिखेंगे और दूसरी तरफ आपका कैश चला गया, उस कैश को भेजा हुआ लिखेंगे। तो दो एस्पेक्ट में रिकॉर्ड करते हैं। फुल डिस्क्लोजर, ये कहता है कि जो ट्रांजेक्शन्स आपकी हैं, डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर जो है इसका मतलब ये है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन है उनको फुल्ली डिस्क्लोज करिए, यानी कि जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो छुपी नहीं रहनी चाहिए। तो कोई इंफॉर्मेशन है अगर बैलेंस शीट में या P&L में नहीं भी दे सकते हैं तो बाद में नोट्स में दे दीजिए। नीचे जाकर के नोट्स टू अकाउंट जो बनाते हैं वो इसीलिए बनाते हैं कि नोट्स टू अकाउंट में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन रिवील हो जाए। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब हम बिजनेस के अकाउंट्स तैयार करते हैं तो हमको ये याद रखना है, हम ये मान के चलना है कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। यही कारण है कि अगर हम फर्नीचर खरीद लेते हैं तो फर्नीचर को हम मानते हैं कि भाई मान लो ये लंबे समय तक चलेगा 10 साल तक, तो हम फर्नीचर के खर्चे को एक ही साल में खर्चा नहीं मान लेते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, तो फर्नीचर को हम लंबे समय तक बुक्स पर बनाए रखेंगे। हाँ, अब ये अलग बात है, इसको इससे मिसकंसेप्शन नहीं हो जाना है कि फर्नीचर को 10 साल में राइट ऑफ क्यों करते हैं। वो बिजनेस का तो हमारा गोइंग कंसर्न है कि लंबे समय तक चलेगा, लेकिन जो फर्नीचर है उसका एस्टीमेट था कि 10 साल चलेगा, इसलिए उसको राइट ऑफ करते हैं। और गोइंग कंसर्न की वजह से ही क्या करते हैं हम कि जो अकाउंट्स है
फाइनल प्रॉफिट या फाइनल लॉस जानने के लिए हमें पूरा बिजनेस कंप्लीट खत्म करके अकाउंट नहीं बनाते हैं, हम हर साल बनाने लगते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस तो काफी लंबे समय तक चलेगा, इसलिए हमें प्रॉफिट तो बीच बीच में जानने पड़ेंगे। यही कारण है कि हम सालाना अकाउंट्स बनाते हैं और क्वार्टरली अकाउंट्स बनाते हैं, तैयार करते हैं, ताकि बिजनेस तो लंबे समय तक चलेगा, बीच बीच में हम अपने प्रॉफिट्स की जानकारी लेते रहेंगे। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि जब आप खर्चों को या रेवेन्यूज को, इनकम को रिकॉर्ड करते हैं, तो ये देखिए कि जिस पीरियड के आप अकाउंट्स बना रहे हैं, जिस पीरियड का प्रॉफिट जानना चाह रहे हैं, उसी पीरियड के खर्चे और उसी पीरियड की इनकम उसमें दिखनी चाहिए। यही कारण है कि जब आप 1 साल का P&L अकाउंट बनाते हैं तो केवल 1 साल की सैलरी कोई खर्चे में लिखते हैं। अगर कोई सैलरी इस साल पे नहीं की है तो आप जोड़ देते हैं, क्योंकि वो इस साल की है। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट कहलाता है। मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो मेटीरियल फैक्ट्स हैं वो अकाउंटिंग में जरूर रिकॉर्ड करने चाहिए। अब मेटीरियल फैक्ट कौन से होते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण फैक्ट्स कौन से होते हैं? ऐसे फैक्ट्स जिनके जानने से डिसीजन चेंज हो सकता है, यानी कि जिन पे डिसीजन प्रभावित करने की क्षमता जिन फैक्ट्स में रहती है वो मटेरियल फैक्ट रहते हैं। हाँ, इमैटेरियल फैक्ट है तो उनको छोड़ दीजिए। जैसे किसी अब ये मटेरियल इमैटेरियल ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी वेरी कर सकता है। किसी संस्था में जहां पे 10-10 लाख के लेन देन होते हैं, वहां पे 10-20 रुपए का खर्चा इमैटेरियल हो जाएगा। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि आप अकाउंटिंग में केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को लिखिए जिनको मनी में मेजर कर सकते हैं। जैसे आपके यहाँ स्ट्राइक हुई, अब स्ट्राइक में आपके यहाँ 10 दिन काम नहीं हुआ, तो आप स्ट्राइक हुई ये तो नहीं लिख सकते, किसी एम्प्लॉय को चोट आ गई ये तो नहीं लिख सकते, लेकिन सामान जल गया 10,000 रुपए का, तो वो 10,000 आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो मेजरेबल है। तो जो मेजरेबल चीज है उसको ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, मनी मेजरेबल कॉन्सेप्ट कहता है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल या रियलाइजेशन, इसको रेवेन्यू रियलाइजेशन भी कहते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी कहते हैं। ये कहता है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज की जाएगी केवल उस समय जब अर्न हो गया आपका, एकदम सिंपल लाइन में। अलग अलग तरीके से लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन को, लेकिन इसका मैं एक बिल्कुल साधारण तरीका बता रहा हूं, कभी डिबेट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। रेवेन्यू के लिए कोई भी चीज नहीं, जब पार्टी यानी कि बिजनेसमैन ये जान ले कि मेरी सेल हो गई है तो इनकम हो गई है। जब वो जान ले कि ये खर्चा तय है, चाहे कैश दिया है या नहीं दिया है, तो वो रेवेन्यू हो गई है। यानी कि रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न्ड, जब पैसा कमा लिया जाए कमाने वाले के द्वारा, और खर्च करने, इसका जो रेसिप्रोकल होता है कि खर्च करने वाला ये मान ले कि मेरा खर्च हो गया, तो वो वहां पे उसी समय को वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर ली जाती है। सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल ये कहता है जब आप अकाउंट्स बनाते हैं किसी के, तो ओनर अलग और बिजनेस अलग, बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग एंटिटी होते हैं, चाहे वो सोल ट्रेडर ही क्यों ना हो। और इसी कारण से जो सोल ट्रेडर का कैपिटल होता है वो बिजनेस के लायबिलिटीज में दिखाया जाता है बैलेंस शीट में, क्योंकि बिजनेस अलग और मालिक अलग, तो मालिक का जो पैसा है कैपिटल वो बिजनेस के लिए तो लायबिलिटी है, तो लायबिलिटीज में दिखाते हैं हम। ड्रॉइंग्स को हम जो मालिक अगर पैसा निकाल लेता है तो ड्रॉइंग्स मानकर उसकी कैपिटल में से घटा लेते हैं, ये इसी वजह से। नेक्स्ट है टाइम पीरियड प्रिंसिपल ये कहता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे अकाउंट्स बन जाने चाहिए, हमें लंबे समय तक वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिजनेस तो लंबे समय तक चलेगा। जनरली संस्थाएं सालाना एनुअल अपने अकाउंट्स तैयार करती हैं। अब आ जाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब हो गया जो स्टैंडर्ड है, यानी कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। होता क्या है कि बहुत सारे जो अकाउंटेंट्स हैं वो कुछ चीजों में उनकी ओपिनियन डिफर कर जाती हैं। जब डिफर कर जाती हैं, कोई एक चीज को मानने लगता है, कोई दूसरी चीज को, क्योंकि ये फिजिकल साइंस की तरह तो है नहीं अकाउंटिंग एक ऐसी चीज है जो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। उससे क्या है कि जो अकाउंट्स है वो रिलायबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए कुछ देशों ने, लगभग सभी देश बना चुके हैं, उन्होंने अपने यहाँ अकाउंटिंग की एक बॉडी बनाई, सर्वोच्च बॉडी बनाई, टॉप मोस्ट बॉडीज बनाई, और उनको ये काम सौंप दिया कि भाई आप ये देखेंगे कि अकाउंटिंग में कहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होता है, जहां पे लोगों की राय अलग अलग होती है। मतलब लोग सभी अपने अपने को सही सिद्ध कर सकते हैं, बड़े बड़े सीए भी, लेकिन उनकी राय अलग अलग है। तो वो कहेंगे कि अब अलग अलग राय है, अलग अलग अल्टरनेटिव्स हैं किसी काम को करने के, तो एक अल्टरनेटिव अपनाया जाए ताकि सबके जो अकाउंट्स हैं वो कंपेरेबल हो जाएं और ज्यादा रिलायबल बने। तो इस काम के लिए बनाए गए स्टैंडर्ड्स जिसको सभी फॉलो करेंगे, करना पड़ेगा सबको फॉलो, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। इंडिया में इस मकसद से बनाया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड
1977 में, 1977 में। एएसबी जो बनाया गया, ये आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जहां से लोग सीए करते हैं, उसके अंडर ही ये काम करता है। आईसीएआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है, जो 1949 में भारत सरकार ने बनाई थी अकाउंटिंग के मकसद से, इंडिया की अकाउंटिंग को देखने के लिए, उसको अकाउंटिंग को सही दिशा देने के लिए। और ये जो काम करती है, ये कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कंपनी मामलों का मंत्रालय है, उसके अंतर्गत आ जाती है। आईसीएआई सेकंड लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वर्ल्ड में। अब है मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ आईसीएआई। 1 जुलाई 2017 की डेट में जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका हम वर्णन करेंगे। अब इससे जो इंड एएस है उसका भी हम बताएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, जल्दी कवर हो जाएगा सब। नाम आप देख लेंगे, मैं खाली सबका लॉजिक बता देता हूं। मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ आईसीएआई के जो मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं 1 जुलाई 17 तक की डेट के ये लिए हैं। AS1 है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। इनमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है वो केवल नाम याद आता है, तो ये याद रखना है AS1 कौन सा है। AS2 है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज का। AS3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड। AS4 है कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। AS5 है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड आइटम्स चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। AS6 है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। इनके नाम आप याद रखेंगे जरूर, मीनिंग भी यहाँ पे थोड़े थोड़े लिखे हुए हैं, उनसे आइडिया लगा लेंगे पढ़ करके। आप पॉज कर करके पढ़ सकते हैं, बाद में अगर वीडियो देखेंगे तो, या रिकॉर्ड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। AS9 है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। AS10 है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का। AS11 है इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। AS12 है गवर्नमेंट ग्रांट्स। और AS13 है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। AS14 है अकाउंटिंग फॉर एमलमेशन। AS15 है एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए। AS16 है बोरिंग कॉस्ट। ये जितने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, दरअसल ये गाइड करते हैं अकाउंटेंट्स को, आपको इनसे रिलेटेड अकाउंटिंग की एंट्री कैसे करनी है, ये बात ध्यान रखें। इनका मकसद ये होता है कि जब अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर रिकॉर्ड कैसे करेंगे इन चीजों को। AS17 है सेगमेंट रिपोर्टिंग को लेकर के। AS18 है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर को लेकर के। AS19 लीज पे है। AS20 अर्निंग पर शेयर पे है। AS21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे है। AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम है। AS23 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स है। AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस है। AS25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। AS26 इंटेंजिबल एसेट्स है। तो मैं क्वेश्चन बीच में इसलिए नहीं पूछ रहा हूं क्योंकि फिर हमें मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीजें कवर करनी है। आप फिर ये सोचते रहें कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप जवाब देने की कोशिश करते रहें बीच बीच में। AS27 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट है। AS28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट है। AS29 प्रोविजंस कंटिजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिजेंट एसेट से रिलेटेड है। आईसीएआई ने AS30, AS31 और AS32 ये बनाए थे, लेकिन आईसीआई ने अनाउंस किया 15 नवंबर 2016 को कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये विड्रॉ किए जाते हैं, इसलिए ये अब शामिल नहीं रह जाते हैं उस लिस्ट में। अब आ जाते हैं IFRS क्या है। तो IFRS क्या है, जैसे इंडिया में हर देश में अपने अपने स्टैंडर्ड बनाए। अब सोचा गया कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे, सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पे ही सोचा गया था कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी कंपनी एक देश से दूसरे देश में बिजनेस करती हैं, बहुत सारी कंपनीज के अलग अलग देशों में ब्रांचेज भी हैं, तो सभी देश कहते हैं कि हमारे हिसाब से अकाउंट्स बनाओ अपने। तो अब कंपनीज की जो मुसीबत है उनको ध्यान में रखते हुए, और इकोनॉमी क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे बढ़ रही है सभी की, तो इसको ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल लेवल पे सोच विचार हुआ कि हम कुछ ऐसे स्टैंडर्ड बनाएं जो इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो किए जाएं, जिससे कि एक जैसा ही अकाउंट्स प्रिपेयर हो सके। तो इसलिए IFRS बनाए गए इंटरनेशनल लेवल पे। IFRS शुरू में IASC बनाई गई थी, पूरी जानकारी मिल जाएगी, सुनते रहें केवल। IASC शुरू में बनाई गई थी 1973 में, जून 1973 में। और IASC इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी जब ये बनाती थी अपने स्टैंडर्ड्स, तो उनको कहा जाता था IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो 2001 में क्या हुआ कि IASC चेंज करके IASB नाम कर दिया गया, वही संस्था है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कर दिया गया। और अब ये संस्था जो बनाती है अपने स्टैंडर्ड्स, उनको IFRS के नाम से जाना जाता है। IFRS एग्जिस्टिंग IFRS की जो लिस्ट है, हाँ इस पे एक चीज और बता देता हूं। अभी करंट में जो IFRS है
इसमें जो पुराने आईएएस थे वो एज इट इज जो के त्यों शामिल कर लिए गए हैं आईएएस, और जो नए बनाए जा रहे हैं वो आईएफआरएस हैं। तो कुल मिलाकर के आईएफआरएस में केवल आईएफआरएस ही नहीं आते हैं, मतलब जो अभी के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल पे बन रहे हैं वही नहीं है, इनसे पहले के जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने थे वो भी शामिल है। अब ये पूरी लिस्ट आपको दिख रही है, आप इत्मीनान से पढ़ लेंगे पीडीएफ में से बाद में, या निशान लगा लेंगे। ये एग्जिस्टिंग आईएफआरएस की लिस्ट है जो करंट में बिल्कुल एकदम है। IFRS 1 फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, आप इनको देख लें। IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट, IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन, IFRS 4 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। इंटरनेशनल लेवल पे ज्यादातर जो कंट्रीज हैं वो अब इनको फॉलो कर रहे हैं। आप पॉज करके पढ़ लेंगे जिनको नाम पढ़ना होगा वीडियो में, और ये बाद में भी पढ़ सकते हैं पूरी लिस्ट। तो IFRS 17 अब तक बने हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट तक। हालांकि याद रखना ये कंटिन्यू लिस्ट है, ये आगे भी बनते रहेंगे। एक अभी म्यूट ही रहे कुछ देर के लिए, और अभी कुछ देर के लिए म्यूट रहे, फिर कोई भी बात होगी बाद में रख लेंगे क्वेश्चन। IAS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये मैंने बता दिया था पहले, इसलिए बता रहा हूं कि IFRS 17 ये तो अभी के बने हैं, और जो पहले इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड बने होते हैं वो इसी लिस्ट में होते हैं, इसलिए इसी में कंटिन्यूएशन में दिए हैं मैंने। IAS 1 2, जो कुछ ऐसे IAS हैं जो हट गए हैं और उनकी जगह IFRS बन गए हैं, जो हट गए हैं, याद ध्यान से सुनना, जो हट गए हैं उनकी जगह IFRS बन गए हैं, तो वो इस लिस्ट में से गायब है। तो 1 2 7 जो हट गए, जिनकी जगह नए IFRS बन गए, मतलब वो स्टैंडर्ड ही हैं, उनका नाम है केवल IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो ये पूरी लिस्ट है IAS की जो अभी मौजूद हैं, IFRS की लिस्ट में काउंट किए जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो किए जाते हैं, IAS 41 एग्रीकल्चर तक। अब आ जाती है इंड AS की बात, बस 1 मिनट का काम बचा है। इंड AS क्या है? इंडिया में, जैसे इंडिया ने कहा कि भाई हम भी इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कंपनीज काम करती हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे जो संस्थाएं हैं वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। तो हमने क्या किया, IFRS जो हैं उनका नाम छोड़ दिया, उनको कहा कि हम तो इंड AS बोलेंगे, इनको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और इस नाम से जो IFRS हैं वो जो के त्यों हम यूज कर रहे हैं। इनकी भी लिस्ट में अभी दिखा दूंगा आपको। हमने कन्वर्ज कर लिया, इनको कन्वर्ज्ड IFRS बोला जाता है, यानी कि जो IFRS थे उनको हमने अपने अकाउंटिंग का जो सिस्टम है इंडिया का उसमें ढाल लिया, मतलब उनकी जो इंटरनेशनल कंडीशंस है उनको पूरी करते हुए हमारे इंटरनेशनल लेवल के जो स्टैंडर्ड्स हैं तो उनको हम इसमें फॉलो करते हुए इंड AS बनाए हैं। इंड AS कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार आज की डेट में जो कंपनीज हमारे यहाँ लिस्टेड कंपनीज हैं वो ये फॉलो करती हैं, इंड AS से बनाती हैं। और अब किसी को डाउट होगा कि जो संस्थाएं मतलब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है पुराने उनको कौन यूज कर रहा है, तो देखिए जो संस्थाएं इंड AS यूज कर रही हैं वो तो इंड AS यूज करेंगी, जो इनको यूज नहीं कर रही हैं, जिनके लिए कंपलसरी नहीं है ये, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज करती हैं अभी भी। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये इंड AS है, आप इनको पढ़ सकते हैं। और IAS इंड AS 101 फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये नाम है जो IFRS में आपको एज इट इज लगभग सारे नाम मिल जाएंगे। ये लिस्ट आप पॉज करके देख सकते हैं या PDF में आपको जो मिलेगी वहां से आप इनको सबको पढ़ सकते हैं, अपडेटेड लिस्ट है। अब लास्ट हमारा टॉपिक रह गया बस, कैश एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जनरली कैश बेसिस अकाउंटिंग वो होती है जब हम केवल उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें जिनमें कैश दें या कैश लें। एक्रूअल बेसिस ट्रांजैक्शन जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट बताया था अभी वही है कि जिसमें हम इस आधार पर रिकॉर्ड करते हैं कि रेवेन्यू हुई है, यानी कि इनकम हुई है, खर्चा हुआ है, रिकॉर्ड कर लें, कैश चाहे आया है या नहीं आया है, गया है या नहीं गया। इसी कारण से हम आउटस्टैंडिंग को भी रिकॉर्ड करते हैं। हाइब्रिड बेसिस होता है जब हम कुछ ट्रांजैक्शंस को कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करें और कुछ ट्रांजैक्शंस को हाइब्रिड बेसिस पे रिकॉर्ड करें, तो इसको हम कहते हैं हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो आज का ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अब हम क्वेश्चंस लेंगे।